नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज माई कौन है जिन खबरों पर आपके लिए मैं आपको बता दूं, मैं अयोध्या नगरी में हूं और अयोध्या से ही आपके लिए शो लेकर आ रही हूं। लेकिन खबरें सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं हैं, खबरें फ्रांस की भी हैं, खबरें खमनेई के जनाजे की भी हैं, उनके अंतिम संस्कार की भी हैं। आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं माई कौन कर रही हूँ एक ऐसी खबर पर जिसमें जुलाई में कैसे जन सैलाब आ गया है। जल सैलाब यानी कि जुलाई के अंदर कैसे कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बारिश की वजह से पूरी तरह से लोगों की जान पर बनाई है। तो जुलाई में कैसे ये जल सैलाब आया है, आज इसकी बात कर रही हूँ। इसी के साथ बता रही हूँ कि योगी की दो टूक क्या है विपक्ष को। योगी आदित्यनाथ ने आज कैसे विपक्ष को खरी खरी सुना दी। योगी आदित्यनाथ आज सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो लोग वक्फ की चोरी पर चुप रहते हैं, फेविकॉल लगाकर रहते हैं, वो राम मंदिर की चंदा चोरी पर खूब बोल रहे हैं। योगी का आज अटैक आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आज आपको बताऊंगी कि दो लड़कों की जोड़ी क्या 200 पर अटक गई है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए पहले बराबरी की शर्त रखी और अब सीधे सीधे कह दिया है कि 200 सीटें से कुछ कम नहीं होगा। अब क्या इस पर बात बनेगी या बात बिगड़ेगी? और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति पर खतरा मंडरा रहा है। सीरिया गए फ्रांस के राष्ट्रपति के होटल के पास जिस तरह बम धमाके हुए, उससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर कौन फ्रांस के राष्ट्रपति को मारना चाहता है, उन पर क्या वाकई खतरा है? आज इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी जुलाई में आई जल आफत की। जुलाई में किस तरह से पानी ने कहर बरपा रखा है। पानी का कहर आज आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। जिस तरह से पानी बरस रहा है जुलाई के मौसम में, उसने आफत मचा दी है, हाहाकार मचा दिया है। महाराष्ट्र से गुजरात तक ऐसी तस्वीरें आई जिनमें लोगों की जान को सिर्फ खतरा नहीं दिखा, कैसे जानें चली भी गई। आपको दिखाती हूँ कि कैसे महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसा जल तूफान आया है कि लोगों की जान पर बनाई है। और क्या इसी तरह के हालात आने वाले समय में भी बने रहेंगे या फिर इनसे कोई निजात मिल पाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ टू समंदर, जल अटैक का बवंडर। कहीं बारिश कहीं सैलाब, बरस रही आफत बेहिसाब। मुश्किलें बढ़ा रहा मॉनसून, आपातकाल कमिंग सून। मलबे में धंसी गाड़ियां, ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए घर। तबाही की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये प्रेमनगर है, प्रेमनगर ट्रांसफार्मर है। आसमान से बरसी आफत ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हाहाकार मचा दिया। ठाठरी कस्बे के ऊपरी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते पहाड़ों से बहकर आया भारी मलबा बड़े बड़े बोल्डर और कीचड़ रिहायशी बस्तियों और बाजारों में घुस गए। इस समय देखिए आप, मैं ठाठरी के इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं ठाठरी के अंदर ये किस तरीके से मलबे के अंदर ये गाड़ी पूरी तरह से दबी हुई है। कल देर रात बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से जब पानी आया तो आप देख सकते हैं पूरी सड़क जो है वो बह गई है और ये गाड़ी आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से ये जो है मलबे के अंदर दबी हुई है। ये गाड़ी ये यहाँ से देखिए जब पानी आता है तो बिल्कुल तेज़ जो मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ इतनी तेज़ आई कि अपने साथ आप देख सकते हैं एक तो मलबा बहा के ले आई। मंजर भयावह है, इन तस्वीरों को देखिए। मलबा किस तरह से घरों के अंदर घुस गया है। बड़े बड़े पत्थरों ने घरों को तोड़ते हुए सब कुछ तबाह कर दिया। घर में रखे सामान को आसमानी आफत ने बर्बाद कर दिया।
जब पानी का ये सैलाब आया तो नजारा कुछ इस तरह का था। और यहाँ पे बताया जाता है कि 12 से 13 के करीब जो है घरों को नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है और साथ में कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है। अब ये लोग अपने घरों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई हाथ में बैग लिए हुए है, कोई कुछ लिए हुए, यहाँ से लोग जा रहे हैं। काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हाँ, एक अच्छी खबर जरूर है कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पूरा मलबा, जहाँ भी कहीं आप नजर दौड़ाएंगे मलबा आपको नजर आएगा और लोग अपने घरों, देखिए यहाँ पे समय बिल्कुल गाड़ी नहीं चल पा रही है। जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। मलबे के नीचे कुछ इस तरह गाड़ियां दबी नजर आईं। 1, 2, 3, 4 कई वाहन इस तरह से मलबे में धंसे नजर आए। इन गाड़ियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। मैं आपको दूसरी तस्वीर एक और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देख सकते हैं आर्मी की पोस्ट है। आर्मी की आधी पोस्ट जो है इस समय मलबे के अंदर दबी हुई है। ये आप पोस्ट देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि कैसा मंजर उस समय रहा होगा, कितने मुश्किल हालात रहे होंगे, कैसी स्थिति रही होगी। क्योंकि देर रात बारिश की वजह से बाढ़ आती है, पूरी जमीन खिसकती हुई। साथ में आप देख सकते हैं पत्थर पूरे खिसकते हुए, पूरी सड़क आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सड़क भी यहाँ पे धंस चुकी है। लैंडस्लाइड इतना जोरदार था कि वहाँ खड़े कई भारी ट्रक, डंपर और प्रोजेक्ट के काम में लगी गाड़ियां मलबे के नीचे समा गईं। अचानक आए इस सैलाब से नेशनल हाईवे 244 और जम्मू किश्तवाड़ राजमार्ग पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिससे सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। डोडा में भारी बारिश से ऐसी तबाही मची, पानी का तेज बहाव और उसके बीच देखिए कैसे ये गाड़ियां खिलौनों की तरह मुहाने पर अटकी हुई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ, कितनी गाड़ियां यहाँ आपको मलबे के नीचे दबी हुई नजर आएंगी। ये आप देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई है। उसके साथ साथ दूसरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं मलबे के अंदर दबी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कैसा मंजर रहा होगा कल जब यहाँ पे बाढ़ आई। ये देख सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये कार होगी, यहाँ पे पार्क थी और आप इस समय इस कार की हालत देख सकते हैं। कार उलट चुकी है और मलबे के अंदर दबी हुई नजर आ रही है। उसी तरह से आप दूसरी गाड़ी की हालत भी देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी आ रही है। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल कर रख दी है। जगह जगह पानी भरा है, शहर की रफ्तार थम गई है। सूरत शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते मानो जनजीवन सूरत शहर का अस्त व्यस्त हो चुका है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये रास्ता था और इस समय एक तालाब में परिवर्तन हो गया है। सीधे आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें अटखेलियां करते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो रास्ता है वो पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया है पूरी तरह से, कोई भी यहाँ पे आने जाने के लिए मौजूद ना हो। तो शहर के निचले इलाकों में कई जगह घुटनों तक पानी भर गया है। यहाँ के प्रमुख अंडरपास में इतना पानी भरा है कि तालाब जैसा दिखने लगा है। ये सूरत का जो उधना इलाका है और ये रेलवे अंडरपास है जो उधना से लिंबायत क्षेत्र को जोड़ता है। और इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है वो जलभराव है और ये जलभराव तकरीबन कमर तक के पानी जितना यहाँ पे जलभराव है। और यहाँ से भी लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारने के लिए यहाँ से जो साइकिल सवार है वो यहाँ पे एनडीटीवी के कैमरे में गुजरते हुए कैद हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो प्री मानसून की कार्यवाही है प्रशासन द्वारा जिस तरह से करने का जो दावा किया गया था वो प्री मानसून की कार्यवाही का कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वापी शहर सहित जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कुछ ही समय की भारी बारिश में निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में भी आसमान से बरसी आफत ने भारी तबाही मचाई है। त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर पुलिया निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। पूरी सड़क बीच में से धंसकर गायब हो गई।
ये कोई नदी नहीं है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, बल्कि ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। यहाँ पर पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है कि आगे उस तरफ दिखाइए अशोक जी कि मैं उस तरफ जाऊं तो पानी घुटने तक भी आ सकता है। और यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों की दुकानें सब पूरी तरह से बंद है। यहाँ के आसपास के होटल्स भी बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार भी किस तरह से, कार के जो टायर्स हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि रेड अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ जो बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर नासिक या फिर त्र्यंबकेश्वर के कई सारे इलाकों में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी फिलहाल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में कहर नहीं बरपाया है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह बारिश ने आफत मचवा दी है। आपको दिखाती हूँ कि हरियाणा के गुरुग्राम में आज क्या हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में आज कैसे स्कूली बच्चों पर यह बारिश कहर बनकर उतरी। आपको दिखाऊं कि 2 स्कूल बसों समेत कई गाड़ियां जहां पर हादसे का शिकार हो गई थी। NH 48 पर यहां एक स्कूली बस कैसे पानी में फंस गई, और उसके बाद एक ही नहीं, ये 2 स्कूल की बसें थी जिनके पानी में फंसने की खबर आई। उसके बाद इन बच्चों को निकालने का काम वहां पर शुरू हुआ। अच्छी बात यह रही कि बच्चों को निकाल लिया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। पहला चैतन्य टेक्नो स्कूल, जहां सड़क के किनारे गड्ढे में बस पलट गई। बारिश के कारण सर्विस रोड डूब गई थी और दोनों तरफ खुले नाले के पानी में कैसे बस चली गई। ऐसे ही हादसा स्विस कॉटेज स्कूल की बस के साथ हुआ। गनीमत रही कि दोनों ही हादसों में सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन कितने गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि एक बारिश के चलते अगर बच्चों की जान पर बनाए तो ये बारिश कैसे कहर बरसाने वाली बन जाती है। उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन्हीं के साथ आपको केरल के वायनाड की एक तस्वीर दिखा रही हूँ। केरल के वायनाड में कैसे बारिश और मलबे के चलते पूरे के पूरे पहाड़ दरक गए। ये ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर सबको डर भी लगा। ये खौफनाक तस्वीर थी। और ये भी आपको बताऊं कि कैसे मलबे में लोगों की जानें चली गई, जिंदगियां चली गई। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि प्रकृति की विनाश लीला कैसी हो सकती है। प्रकृति के रौद्र रूप की ये तस्वीरें देखिए। टूटकर गिरता पहाड़ी का बड़ा हिस्सा, मिट्टी, पत्थर और मलबे का सैलाब। जान बचाकर भागते लोग और मलबे की धार में बहता टैंकर। ये वो कुछ सेकंड हैं जिन्होंने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। पहाड़ पहले कांपता है, फिर अचानक टूट पड़ता है और अगले ही पल मिट्टी, पत्थर और मलबे का एक समंदर सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। लोग भाग रहे हैं, चीखें सुनाई दे रही हैं और मौत कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके पर छा जाती है। हादसा उस जगह हुआ जहां अनाकंपोइल में पट्टी टनल रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। भारी बारिश के बीच अचानक भूस्खलन हुआ और पूरा इलाका मलबे से भर गया। मजदूरों और कर्मचारियों के रहने के स्थान भी इसकी चपेट में आ गए। कई वाहन दब गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे इस ट्रक के नीचे आते आते 2 लोग बाल बाल बच गए। हालात ये थे कि 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये ट्रक की चपेट में आ जाते, ये गिर जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत थे कि ट्रक चंद सेंटीमीटर पहले रुक गया, वरना ये ट्रक के नीचे आ जाते। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। फिर पहुंचे NDRF और SDRF के जवान और शुरू हुआ जिंदगी बचाने का ऑपरेशन। कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केरल सरकार का कहना है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन इस हादसे के साथ कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या भारी बारिश ही हादसे की वजह थी या फिर निर्माण स्थल पर जमा मिट्टी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने खतरे को बढ़ाया? केरल के मंत्री टी सिद्दीकी ने कहा कि ये प्राकृतिक लैंडस्लाइड नहीं है बल्कि लापरवाही का नतीजा है। मेपाड़ी तहसील के पास एक मीनाक्षी ब्रिज है, उसके ब्रिज के समानांतर ही एक टनलिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके। इसी टनल के पास ये मड स्लाइड की सूचना मिली करीब 10 बजे के आसपास में। करीब 50 के करीब वहां पर मजदूर जो हैं वो एक मेकशिफ्ट कैंप में रह रहे थे, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त था तो ये माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग अपने कैंप से बाहर था, लेकिन फिर भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को रवाना किया गया है। फायर सेफ्टी के जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही हैं, उसमें जुटी हैं। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस इलाके में पिछले 24 घंटों में 265 मिलीमीटर बारिश हुई है। यही वजह रही कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ। वजह जो भी हो, लेकिन वायनाड में सिर्फ एक पहाड़ नहीं टूटा बल्कि कई परिवारों की दुनिया बिखर गई। मलबे के नीचे अभी भी सवाल दबे हैं। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या किसी लापरवाही ने इस त्रासदी को जन्म दिया? और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मंदिरों को बदनाम करने की साजिश विपक्ष रच रहा है। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर की चंदा चोरी पर तो इतना हल्ला करते हैं, लेकिन वक्फ की चोरी पर चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि यह विपक्ष वही है जो वक्फ की चोरी पर फेविकॉल लगाकर अपना मुंह सिल कर बैठा है, लेकिन ये चंदा चोरी पर इतना हल्ला करते हैं। आज आपको योगी का ये पूरा हमला दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि कैसे ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी एक चिट्ठी के माध्यम से। चंपत राय ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने कहा कि वो पूरा घटनाक्रम, इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, अपना बयान जारी करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन चंपत राय पर जिस तरह से सियासत हो रही है और योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से विपक्ष ने वापस पलटवार किया, आइए आपको दिखाते हैं। बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, बौरा गए हैं बिल्कुल, और चोर को चोरी नजर आते हैं। क्या राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश रची गई? क्या हिंदुओं का अपमान करने के लिए दुष्प्रचार का अभियान चलाया गया? क्या चढ़ावा चोरी मामले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया? राम मंदिर में राम भक्तों की आस्था पर डाका डाला गया, चढ़ावे की चोरी की गई तो सियासी आकाओं के कान खड़े हो गए। चढ़ावा चोरी के बहाने पूरे देश में राम नाम का शोर होने लगा, लेकिन इस शोर के पीछे सियासत पर जोर दिया जा रहा था। बात मंदिर और आस्था से निकलकर आरोपों तक पहुंच गई। तमाम सवाल खड़े किए जाने लगे। दान के साथ साथ लोगों की आस्था को लूटने का आरोप लगाया जाने लगा। अनिल मिश्रा और चंपत राय इशू नहीं है। इशू ये है कि राम के नाम के ऊपर चंदा चोरी, जो राम के नाम के ऊपर लोग आस्था के साथ पैसा दे के आ रहे हैं, उसमें चोरी हुई है। और जो रिपोर्ट इनकी कह रही है कि 27 अप्रैल से 6 जून के बीच केवल 1 महीने, सवा महीने के अरसे में 70 बार, मतलब 70 दिन नहीं है टोटल, जिसमें 70 बार चोरी हो रही है, तो 4 साल में कितना हुआ होगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। मैं और मेरे जैसे करोड़ों राम भक्त निराश और हताश होंगे। कैसी जांच जिसमें एक दोषी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है
अगर कोष में हेरा फेरी हुई, डकैती हुई, बरामदगी हुई, तो कोषाध्यक्ष जिम्मेदार नहीं? वो किसके लिए रो रहा है? जो मुख्य अभियुक्त, जो उस मंदिर के लूटने का सबसे बड़ा जिम्मेदार चंपत रहा है। देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए। बड़ी मछली में चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी हैं, गोपाल राव हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तब प्रकरण समझ में आएगा ना। और वो इनको तत्काल भेजा, क्योंकि इनके रहते भगवान के दरबार में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर चोरी हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है, जमीन की चोरी, कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस बात तो चढ़ावा चोरी की कर रही है, लेकिन निशाने पर बीजेपी और आरएसएस है। सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अरे इस्तीफा क्यों, जेल में क्यों नहीं डाल रहे? इंटरोगेट करो पहले तो, जैसे पुलिस रिमांड लेती, रिमांड लो, जांच करके ये पता लगाओ कि चंपत राय या दूसरे लोग, इनके तार कहाँ जुड़े। कहीं दिल्ली से तो तार नहीं जुड़े। पैसा कहाँ जा रहा था? वो क्या अपने घर में छुपा के रखेंगे? कहीं तो जा रहा होगा। किन से जुड़े? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस पूरे खेल के पीछे हो। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट सामने आ गई है। आरोपियों की क्राइम कुंडली भी खुल गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, लेकिन विपक्ष अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग कर रहा है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी तंज कसा है। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और तब जाके इसमें ये पता लगेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। इतनी बड़ी डकैती, और डकैती जब पड़ती थी गांव में, हम लोग तो गांव लोग हैं, तो 2-4 घर लूटते थे डकैत, लेकिन इसमें तो करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था पर डकैती है। 1 महीना हो रहा, मांग किया था, हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, उनके द्वारा एक टीम गठित की जाए और उस टीम के द्वारा जांच की जाए। उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा ना। अगर वो केवल मीडिया को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे, तो आप तो उसको मीडिया तो अपॉइंट नहीं कर सकता। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, करवा लें। वैसे कुछ और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया है और ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मॉनिटर करे। विपक्ष भले ही अब हाई लेवल जांच की मांग कर रहा हो, लेकिन विपक्ष की इसी मांग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक जवाब दिया है। दावा किया कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई। कहते हैं कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। यही वजह है कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी के बहाने घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी ने भी उनको उनका इतिहास याद दिला दिया। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूं वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है।
सीएम योगी साफ साफ विपक्ष के बदले रुख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर हो रही सियासत के पीछे मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या राम नाम का शोर सियासत के लिए किया जा रहा है? क्या आस्था को राजनीति से जोड़कर मंदिरों को बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्या चढ़ावा चोरी की आड़ में सियासत कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बराबरी से फायदा किसको? माइक ऑन कर रही हूँ इसी खबर पर। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर बन पाएगी या नहीं, इसे लेकर बयान भी आ रहे हैं और इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी को संकेत देने की कोशिश कर रही है। अब वो कांग्रेस जिसने पहले ये कहा कि उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए, वही कांग्रेस अब ये कह रही है कि उन्हें 200 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को 200 सीटें देंगे या फिर इस गठबंधन की राह में अभी बहुत सारी अड़चनें हैं? देखिए। बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का सम्मान। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनावी मोड अभी से ऑन हो चुका है। बीजेपी ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी पूरी ताकत से सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी को लेकर है, क्योंकि अब बात गठबंधन करने से ज्यादा इस बात की हो रही है कि कौन छोटा भाई होगा और कौन बड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बैसाखी नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान मांग रही है। बात 200 सीटों पर लड़ने की हो रही है। बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का सम्मान। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जल्दी बैठेगा, सारे मुद्दे तय किए जाएंगे, लेकिन ये जनता का जोश आपको बता रहा होगा। स्पष्ट जनता कह रही है कि केवल कांग्रेस देश को बचा सकती है, रीजनल पार्टी की बस की बात नहीं है। जितनी रीजनल पार्टी अपने दम पे लड़ी और जनता ने उनको जिताया भी, उनके सांसद विधायक पार्टी तो बीजेपी ने तोड़ ली। इसलिए केवल कांग्रेस पार्टी है जिसको कोई खरीद नहीं सकता, डाला नहीं सकता। कांग्रेस ये दावा करती आई है कि अगर सपा से उचित सम्मान नहीं मिला तो 2027 में बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि 2024 में कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में होने की वजह से विपक्षी गठबंधन को सफलता मिली थी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के 37 और कांग्रेस के 6 सांसद जीत कर आए थे, जबकि बीजेपी केवल 33 सीटों पर सिमट गई थी। और वो कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। देखिए, हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर की और सम्मान भी बराबर का। एक परिवार में अगर 2 बच्चे होते हैं, माँ बाप से वो बराबर का ट्रीटमेंट और बराबर का सम्मान चाहते हैं, तो बराबर की हिस्सेदारी होगी। जल्दी ही हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा, आपस में बातचीत करेगा और जो निर्णय फाइनली हमारे वरिष्ठ नेता लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। सवाल है कि कांग्रेस और सपा के बीच बराबरी के मायने क्या हैं? क्या ये चुनाव से पहले ज्यादा दबाव बनाने की राजनीति है? क्या इसके जरिए ज्यादा सीटें लेने की कोशिश होगी? दरअसल 2017 में भी सपा कांग्रेस में खींचतान हुई थी। तब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। गठबंधन में कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2017 के चुनावी नतीजों में बीजेपी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव में फिर सपा कांग्रेस साथ लड़ी। प्रदर्शन के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई। कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। 17 में से 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिसकी वजह से 2024 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 35% रहा। यही वजह है कि अब कांग्रेस का जोश हाई है। वो 2027 चुनाव को खुद को दोबारा यूपी में मजबूत करने के एक मौके की तरह देख रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि हालात बदले हैं और अब गठबंधन में उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुख है, आप खुद ही सुनिए। अगर कांग्रेस इस तरह का रिएक्ट करेगी तो कल गठबंधन में हमारा नेतृत्व और कांग्रेस का नेतृत्व जो सीट बंटवारे के फैसले को तय करेगा, उसके बाद बीजेपी मखौल उड़ाएगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के चाहे प्रभारी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के उनके प्रदेश अध्यक्ष हों या अन्य सांसद विधायक उनके नेतागढ़ हों, उनको बात अपने नेतृत्व से पूछ के ही करनी चाहिए कि हमें किस स्टेज पे ले जाके बात करनी है और किस लेवल पे करनी है।
हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे सियासी बाण नए नहीं हैं। इससे पहले गठबंधन के सवाल पर अजय राय ने दावा किया था कि कांग्रेस की नजर सभी 403 सीटों पर है और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है, जिसके बाद अखिलेश ने भी अपने अंदाज में इस बयान पर तंज कस दिया था। 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? डबल तैयारी हो रही है। फिलहाल दोनों तरफ से बयानों का दौर जारी है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस की ज्यादा सीट वाली मांग ने अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। पहले बराबरी से शुरू हुई मांग अब 200 सीटों पर पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पार्टियां बीच का कोई रास्ता निकालती हैं या फिर 2027 के चक्रव्यूह से पहले ही विपक्ष बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की, जिनके अंतिम संस्कार के लिए शामिल होने के लिए करोड़ों लोग दुनिया भर से पहुंच रहे हैं। उनके आखिरी दीदार के लिए लोगों का पहुंचना तेहरान में जारी है। आपको बताऊं कि कल अली खamenei को लेकर हमने एक खबर दिखाई थी। हमने जर्मन अखबार डाई वेल्ट के हवाले से एक खबर दिखाई थी, जिसके मुताबिक ईरान में तेहरान में तकरीबन 3000 कब्र खोदी जा रही हैं। अब ईरान ने इसको लेकर अपना बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि फ्रांस के अखबार ने बिना किसी ईरानी बयान के इस खबर को प्रकाशित किया। ऐसी कोई भी घटना ईरान में हो नहीं रही है और उनका ये कहना था कि ईरानी जर्मन मीडिया ने उनसे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं लिया है। इसी के साथ आपको बताएं कि पश्चिमी मीडिया कई तरह की खबरें ईरान को लेकर लगातार छाप रहा है। अब इन सब पर किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान ईरान का नहीं आया है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो हर तरफ चलाई जा रही हैं। ईरान का सीधा कहना है कि इस तरह की कोई घटना उनके देश में नहीं है और इस तरह का रिपोर्ट अगर जर्मन अखबार ने छापी तो उन्हें इस पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी। बहरहाल आपको बताती हूँ कि अली खamenei के अंतिम संस्कार के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो अब कैसे शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक शहर कोम पहुंच गया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दीदार के लिए। अब इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को इराक के शहरों में भी ले जाया जाएगा। उसे नजफ और करबला ले जाया जाएगा और यहाँ पर भी लोग अली खamenei के अंतिम संस्कार और उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच पाएंगे। अपने सुप्रीम लीडर के आखिरी दीदार के लिए लाखों लोग तेहरान पहुंच रहे हैं। कोम शिया इस्लाम का आध्यात्मिक केंद्र। आज यही शहर आयतुल्ला अली खamenei की अंतिम यात्रा का गवाह बन रहा है। जमकरान मस्जिद के ऊपर से लिए गए ड्रोन शॉट्स बता रहे हैं कि कोम की सड़कों पर इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है। काली पोशाकों में हजारों लाखों लोग, हाथों में ईरानी झंडे और जुबां पर खamenei को आखिरी सलाम। तेहरान के बाद लगातार दूसरे दिन कोम शोक के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। खamenei और उनके परिवार के दिवंगत सदस्यों के ताबूत जब कोम शहर के जमकरान मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद के भीतर भावुक माहौल था। सुप्रीम लीडर को चाहने वाले ताबूत को आखिरी बार देखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ कई किलोमीटर तक फैल गई थी। तेहरान से कोम पहुंची ये अंतिम यात्रा अब इराक के नजफ और करबला होते हुए आखिर में ईरान के मशहद पहुंचेगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कोम में खamenei की अंतिम यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है। दरअसल खamenei को अपनी शुरुआती धार्मिक शिक्षा इसी शहर में मिली थी, यानी जहां से उनकी वैचारिक यात्रा की शुरुआत हुई।
आज वहीं उनकी अंतिम विदाई की इबारत लिखी जा रही है। अंतिम यात्रा में भीड़ के बीच खामेनेई के साथ उनके बेटे और नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोस्तफा खामेनेई के पोस्टर दिखाई दिए। हालांकि सुरक्षा कारणों से मोस्तफा अब तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं, लेकिन पूरे ईरान में उनके नेतृत्व का संदेश लगातार दिखाई दे रहा है। ये वो संदेश है जिसे अमेरिका और इजराइल सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऑपरेशन ओपेक फ्यूरी के पहले दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने ये सोचा नहीं होगा कि पूरा देश एक बार फिर अपने सर्वोच्च नेता और उनके उत्तराधिकारी के समर्थन में सैलाब बनकर सड़कों पर उतर जाएगा। ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान कई बड़े राजनीतिक संदेश भी सामने आए हैं। अंतिम यात्रा में लाल झंडे लहराए गए। भीड़ में या लथारथ अल खामेनेई यानी खामेनेई के बदले की मांग वाले नारे लगे। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये सिर्फ शोक नहीं, सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर को खोने का गम नहीं, बल्कि उस गुस्से की भी झलक है जो खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थकों में दिख रहा है। एक दिन पहले तेहरान में भी कुछ ऐसा ही अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। ताबूत ले जा रहा वाहन कई बार भीड़ के कारण धीमा पड़ गया। आजादी स्ट्रीट पर लाखों की भीड़ अपने नेता के ताबूत को छूने के लिए बेताब नजर आ रही थी। यहाँ आज़ादी स्क्वायर के पास जो आयतुल्ला सईद अली खामनाई का जनाजा जुलूस पहुँचा, आज यहाँ ये जुलूस होगा, कल कुम जाएगा और उसके बाद नजफ करबला जाएगा और 9 तारीख को ये मशहद में उसको सुपर्द खाक किया जाएगा। शायद ही किसी इंसान को ऐसा जनाजा दुनिया में नसीब हुआ हो जहाँ पूरी कौम उस पे जनाजे पे रो रहे हैं और उसके साथ ही दिल में ये आग झुलस रही है कि जिन्होंने इसको मारा 28 फरवरी को उनसे इंतकाम लें। और ये जो सुर्ख झंडे हैं हर तरफ, ये बदले का है कि खून जो है आयतुल्ला सईद अली खामनाई का वो हम पे कर्ज है और उस कर्ज को अभी चुकाना बाकी है। सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई से गमगीन देश में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे भी गूंज रहे हैं। ईरानी सैन्य नेतृत्व ने साफ कहा है कि खामेनेई की हत्या के जिम्मेदार लोगों का पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने भी खामेनेई के रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। अयातुल्ला की अंतिम विदाई का असर ईरान की सीमाओं से कहीं आगे दिखाई दे रहा है। और आज के लिए माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके साथ मुलाकात होगी नई खबरों के साथ कल एक बार फिर रात 8 बजे।